हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं पीटी रिवीजन 2023 के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय पर, जो कि जुलाई 2022 से जुड़ा हुआ होगा। इस महीने यानी कि जुलाई 2022 में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण न्यूज थी उसे हम कवर करेंगे आपकी परीक्षा को देखते हुए कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह एक रिवीजन क्लास है, इसलिए हम एक रिवीजन की तरह ही इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर को। खबर क्या है? वन संरक्षण नियम 2022। पिछले साल जुलाई में वन संरक्षण नियम 2022 आया, जिसके पीछे की वजह थी भारत सरकार चाहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाया जाए। इसके लिए नियम हमें थोड़ी और आसान करने होंगे। इसी के लिए वन संरक्षण नियम 2022 लाया गया, जो कि वन की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित नियम है, जो आसान बनाया गया व्यापारियों के लिए। तो देखिए, यह जो नियम है यह किसके द्वारा लाया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार की। लेकिन इसमें कुछ चिंताएं जाहिर की गई। मुख्य रूप से यह चिंता सबसे ज्यादा किसने जाहिर की? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी। इस कमीशन ने यह चिंता क्यों जाहिर की? क्योंकि जो जनजातियां हैं, वन से जुड़ी हुई जनजातियां हैं, जो वन क्षेत्र में रहती हैं, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। इनके द्वारा कहा गया कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसके तहत जो वन में रहने वाली जनजातियों या वहां के संसाधनों का उपयोग करने वाली जनजातियों को जो लाभ मिल रहा था उससे अब नहीं मिलेगा। उनकी भूमि भी अब छीनी जा सकती है। इस पर चिंता व्यक्त की गई, जिस पर सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम उसके लिए कमेटी बना के आगे चल के कार्य करेंगे। और इस नियम में कमेटी बनाने की बात भी की गई अलग अलग स्तर पे। इसमें पुनर्वास और सहमति का मुद्दा बना हुआ है। अब देखिए, बात आती है कि इस नियम के जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है। सबसे पहला प्रावधान यह है कि समितियों के गठन की बात की गई है, जैसे सलाहकार समिति है, क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति है। उसके अलावा देखिए तो स्क्रीनिंग समिति है, मतलब किस प्रकार से किसी प्रोजेक्ट के लिए हम किस जगह पे किसी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, वन से जुड़ी हुई जमीन का, किस प्रकार से और कितने क्षेत्र में हम यह अधिग्रहण कर सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीनिंग की यह अधिग्रहण कितना सही है कितना नहीं, इन सब के लिए समिति बनेगी अलग अलग स्तर पे, जिसके लिए एक दिन डिसाइड होगा कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए इतने दिन के अंदर उस पर निर्णय आ जाना चाहिए, उसकी सलाह आ जानी चाहिए। क्षतिपूरक वनीकरण की बात कही गई, जैसे कि कोई वन क्षेत्र लेता है, केंद्र सरकार किसी को अधिग्रहण उपलब्ध कराती है किसी जमीन का, वन क्षेत्र का, तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि जितने वन का सफाया होगा उतना ही वन उस व्यापारी वर्ग को, उस कंपनी को किसी दूसरी जगह में लगाना पड़ेगा। और वह या तो ऐसे मामले में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है 2/3 से ज्यादा वहां वन है, या तो कोई केंद्र शासित प्रदेश है 1/3 से ज्यादा वन है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य जगह पर वह वन वहां का वन क्षेत्र प्राप्त किया तो किसी अन्य जगह में, किसी अन्य राज्य में वह वन क्षेत्र लगा सकता है या बना सकता है। कहने का मतलब यानी कि वृक्षारोपण कर सकता है। अब चूंकि वृक्षारोपण करने में उतना वन क्षेत्र कंपनसेट करने में, जितना उसने वन क्षेत्र में जितने पेड़ थे जिसकी वजह से काटने पड़ गए कार्य की वजह से, उतने अलग जगह पे लगा के उसे कवर करना होगा, बैलेंस बनाना होगा पर्यावरण के साथ में। उसके लिए वह चाहे तो निजी वृक्षारोपण के माध्यम से भी खरीद सकता है वनों को। यानी कि कुछ लोग, जैसे आप और हमारे जैसे कुछ लोग, किसी खास जगह पर वन क्षेत्र बना लें, पेड़ लगा लें, और वह कोई दूसरी कंपनी है जो कि किसी खास जगह पे एक जमीन प्राप्त करती है वन क्षेत्र का, उसकी वजह से उसको पेड़ काटने पड़ते हैं वहां पर कार्य के लिए, तो अब कंपनसेट करने के लिए वह उतना वन हमसे खरीद सकती है और उसके लिए हमें पैसे भी मिल जाएंगे। यानी कि एक आमदनी का तरीका भी हो सकता है एक आम आदमी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। अब बात आती है कि पहले तो यह था कि ग्राम सभा जो है उसकी सहमति पहले चरण में ही, इस पूरी प्रक्रिया में, वन के क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में पूरी प्रक्रिया में शुरुआत में ही एनओसी प्राप्त करनी होती थी। लेकिन अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि यह अंतिम की प्रक्रिया है और अंतिम की प्रक्रिया भी एक बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं है। वह अपने आप जब सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद में कहा जा रहा है कि सिर्फ कहने की बात है कि सहमति ली जाएगी, लेकिन सहमति प्राप्त तब तक में करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी होगी। यह बात कही जा रही है।
वनों में निर्माण कार्य की एक विशेष अनुमति भी दी गई है। जैसे मान लीजिए कि 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक निर्माण कार्य किया जा सकता है, जो कि जैसे वन सुरक्षा उपाय के लिए जैसे रास्ता ही बनाना है या उसके अलावा आवासीय इलाके वहां पे बनाने हैं उस खास क्षेत्र की वजह से, तो उसके लिए उपयोग हो सकता है, या तो किसी विशेष कारण से भी। अब बात आती है इस अधिनियम से जुड़ा हुआ एक वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम बताता है कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। आपको यह बात पता होना चाहिए। अब कृषि वानिकी का क्या मतलब हो गया? कृषि वानिकी का मतलब हो गया कि वन क्षेत्र में एक खास जगह में खेती भी की जाए, कृषि भी की जाए और वृक्ष भी उगाए जाएं और उसके बाद उन दोनों का लाभ कोई उठाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कृषि वानिकी कहेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक होती है। किसके तहत? वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका काम क्या है? वनों का संरक्षण करने का ही अधिनियम है, इस वजह से यह बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है या परमिट नहीं है तो उसको सजा का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा यह मुख्य कार्य क्या करता है कि वनों की कटाई को सीमित किया जा सके। जैसे कि वन अधिकार अधिनियम दिया गया, जो आदिवासी वहां के हैं, पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, वह उस वन क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करते हैं, वहां अपना जो खेती का कार्य है उसके अलावा जो वन उत्पाद है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सीमित करना है। मतलब कि वन का संरक्षण भी हो सके, उनका भरण पोषण भी हो सके, उसको बैलेंस करना है। जैव विविधता का संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संरक्षण करना उद्देश्य है इस अधिनियम का। अब बात आ रही है जो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका उल्लंघन हो रहा है इस नए नियम से। इसको समझ लीजिए, यह फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या, इसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह वन अधिकार अधिनियम है जो जंगल में यानी कि भारत के वनों में निवास करती है अनुसूचित जनजातियां या अन्य पारंपरिक वनवासी जो वहां रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है और पीढ़ियों से ऐसे रह रहे हैं, उसके लिए प्रावधान है कि उन्हें वन भूमि पर वन अधिकार की मान्यता प्राप्त हो। यह अधिनियम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यह क्यों मान्यता दी जा रही है? जिससे कि वे अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं और उनकी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। लेकिन यह अधिनियम इस प्रकार से प्रावधान बनाता है कि वनों का संरक्षण की व्यवस्था भी बराबर मजबूती के साथ बनी रहती है। अब यही बात आती है, ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार मिलते हैं या तो सामुदायिक वन अधिकार इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, संवैधानिक प्रावधान 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो उसमें जैसे शिक्षा, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण की बात, जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें राज्य सूची से, पहले तो राज्य सूची में था, बाद में संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन मामलों में अपना अपना हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी बात कही गई 48A के तहत कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा तथा देश में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A जी मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, जहां कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो संविधान में एक तरफ आप देख सकते हैं कि संवर्धी सूची में है, नीति निर्देशक सिद्धांत में है और मौलिक कर्तव्य में वन संरक्षण की बात अपने अपने स्तर पर कही गई है। अब आगे की बात आती है कि भारत का जो वन क्षेत्र है उसे हम समझ लेते हैं मोटा मोटा। तो 2021 की जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से देखा जाए तो 2019 के मुकाबले, जो 19 हर 2 साल में यह रिपोर्ट आती है, तो 19 के मुकाबले 2 वर्ष बाद 2021 की रिपोर्ट में 1540 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अतिरिक्त कवर, वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि देखी गई है। अब इसमें देखिए, भारत का जो वन क्षेत्र है अब कितना है? 7,13,789 और यह कितना है अभी? 21.7%। ये कब है? 2021 में है। और 2019 में कितना था? 21.67% 2019 में। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिली। सबसे ज्यादा कहां बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो तेलंगाना में 3.07%। उसके अलावा कमी के मामले में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अब उसके अलावा बात करें
उच्चतम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वह सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। यह कुल क्षेत्रफल के मामले में वन क्षेत्र की बात हो गई। अब इसके अलावा बात करें सबसे आपके प्रतिशत के मामले में, मिजोरम सर्वाधिक के मामले में क्या है? मिजोरम। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल और प्रतिशत के मामले में मिजोरम है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वृद्धि कहां हुई है? तो वह हुई है तेलंगाना में, और सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? तो वह हुई है अरुणाचल प्रदेश में। एक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसके अलावा एक बात आप समझिएगा, वन क्षेत्र और इसके अलावा एक होता है वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया और एक होता है फॉरेस्ट कवर, दोनों में अंतर है। फॉरेस्ट एरिया जो सरकार के आंकड़ों में होता है, उसके अलावा फॉरेस्ट कवर होता है जहां पे भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति होती है, कुल पेड़ों की उपस्थिति वन से के अलावा भी, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट कवर। अब आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, अगली खबर है हमारी। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, यानी कि इससे बड़ा अभी तक कोई नहीं था। जो था वो अपने आप में सबसे बड़ा रहा होगा, लेकिन अब उससे बड़ा कोई और आ गया। और ये कहां पे है? अब देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया कि पानी में यह पूरा का पूरा सोलर प्रोजेक्ट है। और अपने आप में खास क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो ऊर्जा का कौन सा तरीका है, साधन है, नवीकरणीय ऊर्जा, खत्म नहीं होगी ऊर्जा। अब देखिए कहां पर है ये? तेलंगाना में। तेलंगाना में रामागुंडम नाम की जगह है, वहीं पर रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। और देखिए कितने मेगावाट की है? 100 मेगावाट, सबसे ज्यादा मेगावाट की परियोजनाएं हैं, लेकिन वो सोलर के माध्यम से नहीं है। जो आपका फ्लोटिंग सोलर है उसके माध्यम से नहीं है, इस बात को क्लियर रखिएगा। अब यह जो है किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब क्या हो गया? आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी। और अभी ये क्या है? याद रखिएगा, महारत्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है एनटीपीसी। और इसी के माध्यम से अब फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसकी अपनी एक खासियत यह भी है कि यह जो है इसे भूमि की आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं पानी में मौजूद है, और किस प्रकार से शांत पानी में यह मौजूद है। तो यह जो है इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करता है, याद रखिएगा, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि वहां पर जो जलीय जीव हैं, जलीय पौधे हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगा। वे जिस प्रकार से अपनी पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं वे प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इसकी वजह से जो हर साल जैसे 32.5 लाख घन मीटर प्रति वर्ष जल का वाष्पीकरण हो जाता, वह जल का वाष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर है पानी के ऊपर यह फ्लोटिंग सोलर पैनल लगे होंगे। तो सूर्य की किरण है वह वहां तक पहुंचेगी नहीं जिससे वाष्पीकरण हो सके। उसके अलावा देखें तो कोयले की खपत कितनी बचेगी? 1,65,000 टन कोयले की खपत को हम बचा सकेंगे। क्यों? इतनी बिजली को उत्पादन करने में हमें जितना कोयला लगता उतना हम बचा पा रहे हैं। साथ ही कोयले को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो कितना? 2,10,000 टन CO2 का जो उत्सर्जन है वो हम नहीं होने दे रहे हैं इस परियोजना के माध्यम से, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा का माध्यम है। अब देखिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें होता क्या है? फोटोवोल्टिक मॉड्यूल लगे होते हैं बड़े बड़े। अब वो एक प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं, और यह जो प्लेटफॉर्म होता है मुख्य रूप से जो शांत पानी का क्षेत्र होगा, शांत पानी जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गया, ऐसा जलाशय जहां पर पानी इधर उधर ज्यादा नहीं भाग रहा है, स्थिर है, तो वहां पर लगाने से होता यह है कि इसको मेंटेन करना भी आसान होता है, और जो वनस्पति है उसे भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है जो उस शांत पानी में मौजूद होती है। अब आगे देखिए, अगली बात आती है इसमें, अगली खबर हमारी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। यह भी पिछले साल जुलाई 2022 में शुरू की गई, और यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान था। इसके बारे में जानना जरूरी है। नाम से आप समझ गए होंगे कि इसका इंग्लिश में नाम है क्लीन कोस्ट सेफ सी। जो हमारे समुद्र तट हैं वह जितने साफ रहेंगे हमारा समुद्र उतना सुरक्षित रहेगा।
अब इसमें देखिए क्या प्रमुख बातें हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था, और यह शुरू किया गया कि 75 दिनों में हम 75 समुद्र तट जो हैं उसे स्वच्छ कर लेंगे। यह कैंपेन चलाया गया, और आप याद रखिएगा सितंबर के महीने में, यह कब तक चलेगा, सितंबर के महीने में अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है, तीसरे शनिवार को, ये याद रखिएगा, 17 सितंबर नहीं, तीसरे शनिवार से हमें मतलब है। तीसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। अब 2022 में 17 को मनाया गया, तो यह जुलाई से शुरू हुआ और 17 सितंबर तक चला, 75 दिनों तक, और 75 समुद्र तटों की सफाई की गई। अब बात आती है इसमें क्या कार्य किया जा रहा था, जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा था, लोग जागरूक हो सकें इसलिए ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा था। इसमें एक बात याद रखिएगा, एक इको मित्र नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया गया, एक ऐप लॉन्च की गई जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि समुद्र तटों को साफ रखना क्यों जरूरी है, तो हमारा समुद्र स्वच्छ रहे वह कितना जरूरी है, समुद्र में प्लास्टिक कम हो और मछली ज्यादा हो यह कितना जरूरी है। इसके लिए जो लोग चाहें इससे जुड़ सकते थे, यह सुविधा की गई। साथ में जो लोग तटीय क्षेत्रों में नहीं रहते हैं उनके लिए भी यह बात कही गई कि आप कहीं भी रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही रहते हो या पटना में रहते हो या भोपाल में रहते हो या कहीं भी, तो आपको इस बात के लिए जागरूकता फैलानी होगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह प्लास्टिक समुद्र में ही घुमा फिरा के अंत में पहुंच जाएगा। अब आगे की बात आती है इसमें उद्देश्य की, जो मैंने आपसे बताया स्वच्छता अभियान चलाना था समुद्र तटों पर, समुद्री कूड़े में कमी लानी थी, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना था, तो साथ में कचरे के पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करना था। जैसे आपने सुना होगा गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, हर प्रकार के कचरे को अलग तरीके से उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित करना जरूरी हो जाता है। अब भारत के तटीय क्षेत्र को देखिए, समझ जाते हैं कि भारत की कुल तटीय क्षेत्र है 7516.6 किलोमीटर, पूरा तटीय क्षेत्र जितना भारत का है। इसमें कुल 9 राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उसके अलावा 4 आपके केंद्र शासित जैसे कि दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। दमन और दीव का नाम अभी थोड़ा सा बदल गया है, इसका पूरा नाम आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अब देखिए इसको नक्शे में देखिए, तो दमन और दीव यहां पर है, उसके अलावा लक्षद्वीप यहां पर है, अंडमान निकोबार यहां पर, पुडुचेरी यहां पर है, और उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारा का सारा आपको देखिए दिख जाएगा जो भी तटीय क्षेत्र है। और यह कितना है कुल इसका समुद्र, इसका 7516.6 किलोमीटर। अगली खबर हमारी आईयूसीएन रेड लिस्ट में मोनार्क तितली। आईयूसीएन रेड लिस्ट में मोनार्क तितली का जिक्र हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी आबादी पिछले कुछ सालों से, या सालों क्या दशकों से कहें तो बहुत तेजी से कम होती जा रही है। यूं तो ये दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाई जाती है, लेकिन देखते हैं कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है और कहां सबसे ज्यादा ये कम हो रही है। तो देखिए यह जो तितली है डायनास फ्लेक्सिपस तितली की एक उप प्रजाति है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब बात आती है कि इसकी एक छोटी आबादी कहां मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया, हवाई और भारत जैसे देशों में मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका मतलब कनाडा हो गया आपका, और अमेरिका यूएसए तो हो ही गया। और वहीं पे इनकी आबादी देखिए तो 1996 से 2014 के समय में 84% तक की इनकी संख्या में गिरावट आई है इनकी आबादी में, जो कि एक खतरे की घंटी है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है ये। अब ऐसे बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए एक तो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा देखें तो जो वन क्षेत्र है वह हर साल कम होता जा रहा है, बहुत सिकुड़न आती जा रही है, जो है भी वह सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए विशेष नहीं है, क्योंकि वो जो है ये जो तितली है विशेष पौधे का नाम क्या है, द मिल्क वीड में प्रजनन का कार्य करती है, और यही जो विशेष पौधा है इसकी संख्या कम होती जा रही है। अगर ये रहेगा तभी यह बटरफ्लाई रह पाएगी। इसलिए आईयूसीएन ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको अपने रेड डेटा लिस्ट में लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है, यानी कि इसके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है।
और जो मैंने आपसे बताया कमी कारण खरपतवार है, कीटनाशक है, वनों की कटाई है, तूफान एवं सूखा भी के प्रमुख कारण हैं। अब देखिए IUCN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अब बात आती है कि यह मुख्य कार्य क्या करता है? जो प्रकृति है उसको संरक्षित करने का ही यह कार्य कर रहा है। उसके लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसमें यह बात याद रखिएगा कि 140 से भी अधिक देश जुड़े हुए हैं और उसके अलावा बहुत सारे अन्य देशों की भी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। सरकारी संस्थाएं भी जुड़ी हैं, निजी संस्थाएं भी। और ये जो है IUCN को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। साथ में एक बात जानना आपके लिए जरूरी है कि यह जो रेड डेटा लिस्ट है वर्ष 1964 से बना रहा है। 1964 से रेड डाटा लिस्ट, IUCN की वेबसाइट पे बात साफ साफ लिखी है कि 1964 से रेड डेटा लिस्ट तैयार की जा रही है। अब इसमें आप देखिएगा कि रेड डेटा लिस्ट में बहुत सारी श्रेणियां हैं। कुल कितनी श्रेणी है? तो कुल बात करें तो 9 श्रेणियां हैं। ये 9 श्रेणी में 3 श्रेणी ऐसी हैं जिनमें प्रजाति कोई भी अगर जीव जंतु हो या तो कोई पौधा हो, दोनों के लिए रेड डेटा लिस्ट बनती है। जो इन 3 श्रेणियों में है तो कह सकते हैं उस पर विलुप्ति का खतरा है। वो 3 श्रेणियां कौन सी है? एक तो लुप्त प्राय है, एक आपका गंभीर रूप से लुप्त प्राय है और एक है संवेदनशील। तो ये तीनों हैं। अब इनके बारे में, सिर्फ इन तीनों के बारे में नहीं, 9 की 9 श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। IUCN और रेड डेटा लिस्ट को हम समझ लेते हैं। इसमें 9 श्रेणियां में सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी? विलुप्त। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। इसमें यानी कि कोई भी सदस्य बचा ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है? विलुप्त हो चुका है। अगला देखिए वन विलुप्त, यानी कि ऐसे कुछ प्रजातियां, चाहे वो जीवों की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो, जो जंगलों से तो विलुप्त हो चुकी हैं लेकिन चिड़ियाघरों में या संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद है। उसके बाद आता है घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसी को हम क्या कह सकते हैं? CR। जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा जिनका बना होगा। जो 3 थी उसमें एक था घोर संकटग्रस्त, फिर संकटग्रस्त में इंडेंजर्ड आ जाती है, वनों से विलुप्त होने का खतरा इनका ही बना हुआ है। अब इसके बाद घोर संकटग्रस्त में ज्यादा और संकटग्रस्त में भी बना ही हुआ है लेकिन उसके अपेक्षाकृत कम। फिर उसके बाद असुरक्षित में वल्नरेबल आ जाता है। इस जाति में वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो देखिए तो इन तीनों ही ऐसे हैं जिनमें विलुप्त होने की संभावना है। लेकिन उसके नीचे आते हैं संकट के नियर थ्रेटेंड। तो ये हो जाता है जाति की निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है, अभी नहीं है लेकिन आगे चल के होगा। अब इसी में देखिए आगे क्या है? संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, नाम से समझ गए होंगे, बहुत कम खतरा है, बड़ी तादाद में ये मौजूद है, आगे चल के हो सकता है यह किसी और कैटेगरी में पहुंच जाए। आगे है आपका आंकड़ों का अभाव, डेटा डिफिशिएंट, या इसी को हम DD बोलते हैं। इस जाति के बारे में आंकड़े पर्याप्त नहीं है कि उनको संरक्षण की स्थिति में रखा जाए या नहीं रखा जाए। आगे की है अनाकलित, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉट एवल्यूटेड, NE। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में अभी हमने कोई गणना या मानदंड अभी आकलन के मामले में नहीं किया है। इस प्रकार से सारी की सारी हो जाती हैं। 3 जो सबसे बुरी स्थिति में है उनका हमने जिक्र किया, CR, EN और VU। इसके बारे में जान के रखिएगा किस प्रकार से हम बहुत सारे अभी पेड़ पौधों की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, जीवों की बात करेंगे, तो हम अलग अलग जगह पर इनका जिक्र सुनते ही रहेंगे कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में यह इस स्थान पर है। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वह कितनी खतरनाक स्थिति में है, विलुप्त होने का खतरा उनमें कितना बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए चर्चा में रेड पांडा चर्चा में है। रेड पांडा भारत में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाया जाता है। आपने 2 तरह के पांडा देखे होंगे। ये जो पांडा है ये अलग किस्म का है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेड पांडा। नॉर्मली पांडा का नाम क्या होता है? सिर्फ पांडा होता है। आपने अलग किस्म का एक पांडा और देखा होगा, इसी वजह से मैंने कहा 2 होते हैं। तो रेड पांडा भी चर्चा में है क्यों, ये देख लेते हैं भारत में। देखिए भारत में ना पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कहा गया कि अगले 5 वर्षों में हम 20 रेड पांडा कहां छोड़ेंगे, सिंगलीला नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। और ये भी कहां पे है, ये भी दार्जिलिंग में ही है। ये नेशनल पार्क है और ये अपने आप में एक चिड़ियाघर की तरह जूलॉजिकल पार्क। तो यहां से इनको यहां भेजा जाएगा, क्योंकि इनके लिए ये एक संरक्षित क्षेत्र है रेड पांडा के लिए। तो इस वजह से इसे भेजा जा रहा है, इनकी संख्या प्राकृतिक क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ सके, प्राकृतिक आवास में ज्यादा बढ़ सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब इसमें बात आती है कि यह जो पांडा है कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, जैसे मैंने आपसे बताया। 2 पांडों की प्रजातियां हैं। एक को तो हम सिर्फ पांडा ही कह देते हैं, या तो उसे हम क्या कह देते हैं, विशाल पांडा, जो आप चीन में देखे होंगे इस तरह का वो दिखता है। और इंडिया में आप जो पांडा देखेंगे वो इस किस्म का होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाल पांडा। अब इसमें से अब हम दोनों ही पांडा के खूबी की बात करें तो दोनों जो होते हैं शर्मीले होते हैं, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले पांडा होते हैं। और मुख्य बात इसमें बताऊं तो ये जो है भारत के सिक्किम राज्य का राज्य पशु है। कौन, लाल पांडा। लाल पांडा ही हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन लाल पांडा में भी 2 प्रजाति है, इसलिए जान के रखिएगा। हिमालयन रेड पांडा एक को कहते हैं और एक को हम चीनी रेड पांडा कहते हैं। ये दोनों लाल पांडा की ही उप प्रजातियां हैं। अब देखिए ये जो लाल पांडा है कहां कहां पाई जा रही, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इनका आहार क्या है। तो देखिए, कहने को तो बांस का सेवन करते हैं, बांस खाते हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त पोषण नहीं होता है। इसी वजह से कुछ हद तक ये मांसाहारी भी है, जैसे अंडे, पक्षी, कीड़े वगैरह भी ये सब खाते रहते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इनका शिकार हो जाता है या तो इनका व्यापार हो जाता है, जिस वजह से इनकी संख्या हो रही है कम। और इसी वजह से जरूरी है कि इन्हें संरक्षित क्षेत्र भी दिया जाए, और दिया भी गया। पश्चिम बंगाल में सिंगलीला और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान इनके लिए संरक्षित क्षेत्र हैं लाल पांडा के लिए। इनका साइंटिफिक नाम भी देख लीजिए, लाल पांडा का क्या है, अलूरस फुल्गेन्स। ठीक है, अब इसमें आगे की बात आती है पांडा के संरक्षण की स्थिति। जैसे मैंने आपसे बताया था आईयूसीएन वाली बात, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में, संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। साइट्स परिशिष्ट 1 में आता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जो एक समझौता हुआ जिसे हम साइट्स कहते हैं, उस समझौते में इसे परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि इसे सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया 1972, इसमें भी अनुसूची 1 में रखा गया है। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा जितने भी वन्य जीव हैं इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा अनुसूची 1 में रखने वाले जानवरों को दी जाती है। तो हिसाब से देखा जाए तो इस लाल पांडा को सबसे ज्यादा सुरक्षा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही है, क्योंकि ये संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं। विशाल पांडा की बात करें तो विशाल पांडा जो है सुभेद वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसकी स्थिति लाल पांडा से थोड़ी सी बेटर है। और साइट्स में ये भी परिशिष्ट 1 में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में सुरक्षा और प्रतिबंध इसके मामले में है, उतना ही इसके मामले में भी है। आईयूसीएन के बारे में मैंने आपसे बताया, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1992, जो कि वन जीवों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारी अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 है। और हर अनुसूची में, पहली अनुसूची में वन जीवों के मामले में इतना ज्यादा संरक्षण है कि उनका संरक्षण खराब करने की स्थिति में सजा करने का भी प्रावधान है, सजा देने का भी प्रावधान है। उसके बाद वह जो है कठोर से कम कठोर की तरफ यह अनुसूची बढ़ती जाती है। साइट्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका मतलब क्या हो गया, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय मतलब आपके इंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है, एक समझौता है। और यह लागू कब हुआ, वर्ष 1975 में लागू हुआ, जिसमें 183 देश प्लस ईयू भी है, यानी कि 183 से ज्यादा देश यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ईयू भी है, 183 प्लस इसको हम कह सकते हैं।
उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व जो है संकट में ना आ जाए, इसके लिए यह बनाया गया है। मुख्य बात यह है कि देखिए, दुनिया भर में जितने जीव हैं उनका व्यापार किया जाता है तो तस्करी भी की जाती है, और संख्या किसी एक खास क्षेत्र में जो उनका प्राकृतिक रहवास है वहां से मान लीजिए व्यापार कर करके कहीं और भेज दिया गया, और जहां उन्हें रहना चाहिए था, जहां उनके लिए उचित आवास था, वो उस आवास में बचेंगे नहीं तो अन्य आवास में जाएंगे, उनकी संख्या कम वहां भी होती जाएगी, और यहाँ तो बचे नहीं, वो लुप्त प्राय हो जाएंगे। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि उनके अस्तित्व पर संकट ना हो, उसके लिए एक समझौता हुआ, कन्वेंशन हुआ। इसका सचिवालय कहां पर है? जिनेवा में। अब देखिए, इसमें ना परिशिष्ट, 3 परिशिष्ट है। जो पहली वाली परिशिष्ट है, सबसे ज्यादा सुरक्षा इसमें दी गई है। इसमें यह बात कही गई है सबसे अधिक जो संकटापन्न स्थिति में है उन्हें इसमें रखा जाएगा, और इसमें ऐसे में प्रतिबंध रहता है, व्यापार के मामले में बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर ये भी लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकते हैं। पहले वाले परिशिष्ट में तो खतरा है, लेकिन दूसरे वाले में है नहीं, लेकिन उस पर अगर चूंकि सही तरीके से कुछ नियम कायदे नहीं बनाए गए तो आगे चल के खतरा हो सकता है। और तीसरे वाले में यह है कि मुख्य रूप से परमिट की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे व्यापार में, उनके पशुओं के इधर से उधर ले जाने में। अब आगे की बात आती है सिंगलीला नेशनल पार्क को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर, राज्य का मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, 1992 में क्या बन गया? राष्ट्रीय उद्यान बन गया। आप पश्चिम बंगाल के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जान लीजिए, जैसे कि जल्दापारा राष्ट्रीय, नेवरा, ये भी याद रखिएगा, नेवरा वैली जो है यहां पर भी लाल पांडा का संरक्षण क्षेत्र है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब आगे देखिए, अगली खबर है ड्रैगन फ्रूट को विशेष फल का दर्जा मिला। कौन सा ड्रैगन फ्रूट से मतलब है? ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हरी पत्तियां हैं और एक खास लाल गुलाबी रंग का यह फल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर का जो गूदा है सफेद रंग का है और जिसमें काले दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस ड्रैगन फ्रूट को विशेष फल का दर्जा देने के पीछे किसने दिया? भारत सरकार ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसको उगाने से एक तो पोषण मिलेगा, इसमें पर्याप्त पोषण मौजूद है, विटामिन है, मिनरल है, साथ में इसकी मांग दुनिया भर में हो रही है, और इसको उगाना आसान है क्योंकि यह शुष्क क्षेत्रों में हो जाता है, इसलिए इसे विशेष फल का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अपने आप में यह ऐसे जगह ऐसे उससे उगता है जिसे हम कैक्टस की प्रजाति का कहते हैं। यह फल जिस पौधे से बन रहा है वह कैक्टस की प्रजाति का है, उसकी यह बात याद रखिएगा। नाम क्या है? हिलोसेरियस कैक्टस। अब इसको एक खास नाम से जानते हैं, होनोलुलु क्वीन। इसके अलावा दुनिया भर में इसे अन्य नामों से जैसे पिटाया, पिठाया, स्ट्रॉबेरी नाशपाती, रात की रानी भी कहा जाता है। और भारत में बात करें तो इसे कमलम नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुजरात सरकार ने इसका जो नाम है कमलम रख दिया था 2022 में। अब इसके बारे में बात करें कि यह कहां का स्थानीय या देशज फल है, तो मुख्य रूप से दक्षिण मैक्सिको और जो मध्य अमेरिका है वहां पर यह स्थानीय, वहां का फल इसे हम कह सकते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मिजोरम, भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन इस समय किया जा रहा है। और दुनिया में बात करें सबसे ज्यादा कहां पर किया जा रहा है, तो वह निर्यातक और उत्पादक कौन है? वियतनाम है। इसके अलावा बात करें, इसका जो फूल होता है वह उभयलिंगी होता है, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों ही मौजूद होते हैं इसके फूल में। खास बात क्या है? जैसे मैंने बताया, विटामिन और मिनरल इसमें पर्याप्त मात्रा में है, और साथ में इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ शुष्क, और साथ में जो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर इसकी खेती की जा सकती है। आगे बात आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको आप देख सकते हैं, काफी समय से चर्चा में रहा है। यह पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है, और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी संख्या गुजरात में काफी कम देखी गई है, कम होती जा रही है। वैसे लगभग इसकी संख्या जितनी भी है उसकी सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? सबसे ज्यादा राजस्थान में।
और उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसके कुछ पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब बात है कि चूंकि इनकी संख्या कम हो रही है तो ये चिंता का विषय भी है। और खतरा क्यों है? खतरा इसलिए है क्योंकि बिजली की लाइनों से टकरा जाते हैं, या तो क्या होता है इनका शिकार हो जाता है, या तो जो इनका आवास है, घास में रहने वाले पक्षी हैं, घास के मैदान में, वहां पर इनका नुकसान हो रहा है, कृषि का व्यापक विस्तार होता जा रहा है। ऐसे में जो सुरक्षा की स्थिति है, IUCN की जो रेड लिस्ट है, उसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब ऐसे में बात आ जाती है साइट्स की, जो हमने आपसे बताया कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन था, जिस पर अभी हमने चर्चा की, उसमें परिशिष्ट 1 में है, यानी कि सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है व्यापार के मामले में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, यानी कि देश के अंदर भी जो कानून है उसमें वन्य जीवों में सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली कैटेगरी में इसे रखा गया है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो, आज का सेशन यहीं तक। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी को धार देने में लगे होंगे, रिवीजन को रिवीजन की तरह देख रहे होंगे, और एक बार नहीं कई बार रिवीजन करेंगे। इसलिए हमने ये रिवीजन सीरीज इस बार थोड़ी पहले से शुरू की है। इससे जुड़ा हुआ अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो अन्य प्रोग्राम आते हैं दृष्टि IAS चैनल के, जैसे कि दृष्टि IAS का इंडेक्स प्रोग्राम, इन न्यूज प्रोग्राम, इन फोकस प्रोग्राम, वो सारे चैनल के वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और इन सारे चैनलों का PDF, यानी इन सारे वीडियो का PDF आपको कहां मिलेगा? इन सब का अलग अलग चैनल टेलीग्राम में बना हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि बीते दिनों, यानी कि कल, हमारे दृष्टि IAS चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर, यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो दृष्टि IAS का परिवार है, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का परिवार है। 1 करोड़ लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं, और यह खुशी की बात है जो आपसे मैंने शेयर करनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।